बेल, बेल बॉन्ड और बॉन्ड जो है ये सीआरपीसी के अंदर डिफाइन नहीं किया गया था, लेकिन बीएनएसएस में न्यूली ऐड किया गया जिसको डिफाइन किया गया। ठीक है ना, ऑलरेडी था ये टर्म, सीआरपीसी के अंदर भी यूज किया गया था लेकिन डिफाइन नहीं किया गया था, लेकिन अब डिफाइन किया गया है बीएनएसएस के अंदर, है ना। तो हम देखते हैं बीएनएसएस में कहाँ पे डिफाइन किया है। प्रोविजन से हम लोग स्टार्ट करेंगे ना। जो बेल जो है बीएनएसएस का सेक्शन 21B जो है उसमें डिफाइन किया गया है बेल को ना। ठीक है ना, बेल जनरली होता क्या है, एक कंडीशनल रिलीज होता है ना, किसी पर्सन को एक्यूज्ड या सस्पेक्टेड ऑफ द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस है, उस पर्सन को कंडीशनल रिलीज करना है। और सेकेंडली वो रिलीज कौन करता है, पुलिस ऑफिसर भी हो सकता है या कोर्ट के थ्रू भी रिलीज हो सकता है। ठीक है ना, उसमें बेल, ठीक है ना, बॉन्ड या बेल बॉन्ड ले लेंगे। ठीक है ना, ये डिफिनेशन में वही बात कर रहा है, डिफिनेशन को हम लोग देखते हैं। बेल मीन्स क्या है, रिलीज ऑफ ए पर्सन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिलीज ऑफ ए पर्सन। ठीक है ना, एक पर्सन को रिलीज करना है, कौन सा पर्सन, एक्यूज्ड है या सस्पेक्टेड ऑफ द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस ना, किसी ऑफेंस का एक्यूज्ड इधर है या सस्पेक्टेड है, उस पर्सन ने कमीशन ऑफेंस कमिट किया है, उस पर्सन को क्या कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं कस्टडी से ना, रिलीज फ्रॉम, ठीक है ना, कमीशन ऑफ एन ऑफेंस फ्रॉम द कस्टडी ऑफ द लॉ अपॉन सर्टेन कंडीशन। दूसरा चीज क्या बात कर रहे हैं, कंडीशन, उससे कुछ कंडीशन लिया है। ठीक है ना, रिलीज करेंगे जो कुछ कंडीशन लगा के रिलीज कर सकते हैं। ठीक है ना, कंडीशंस में क्या हो सकता है, जिस तरीके से उसको अपियर होना बिफोर द कोर्ट है, ये एक कंडीशन हो सकता है। उसको आउटसाइड ऑफ इंडिया नहीं जाना है या कोर्ट का जो लोकल ज्यूरिडिक्शन का बाहर नहीं जाना है, इस तरीके से कंडीशन लगाया जा सकता है, इम्पोज किया जा सकता है। कंडीशन इम्पोज्ड बाय एन ऑफिसर, ये कंडीशन कौन लगाएगा, ऑफिसर या कोर्ट लगाएगा। ठीक है ना, पुलिस ऑफिसर या कोर्ट लगा सकता है। ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ सच पर्सन, ठीक है ना, और एग्जीक्यूशन क्या करेगा, बॉन्ड या बेल बॉन्ड के थ्रू ना। तो ये तीन चीज बात कर रहा है, एक रिलीज करना है किसी पर्सन एक्यूज्ड या सस्पेक्टेड ऑफ द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस है। ठीक है ना, उसको कंडीशन क्या करना है, रिलीज करना है, और उस रिलीज करते वक्त कंडीशन लगाएंगे। ठीक है ना, कंडीशंस में कुछ भी कंडीशन लगाया जा सकता है, और वो कंडीशन कौन लगाएगा, पुलिस ऑफिसर या कोर्ट लगा सकता है। ठीक है ना, और सच पर्सन, उस पर्सन से जो एग्जीक्यूशन करवाएंगे बॉन्ड या बेल बॉन्ड ले सकते हैं बेल करते वक्त। ठीक है ना, ये चीज डेफिनेशन में बात कर रहा है जो सेक्शन 21B में दिया हुआ है। ठीक है ना, तो उस डेफिनेशन में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग की पॉइंट्स को देखते हैं। जैसा बेल का पर्पस क्या है ना, किसी पर्सन को हम क्या नहीं कर सकते, अननेसेसरी नहीं रख सकते हैं। ठीक है ना, अननेसेसरी डिटेन करके रख ले, किसी पर्सन को कस्टडी में रख ले, क्योंकि उधर सेक्शन आर्टिकल जो है 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, पर्सनल लिबर्टी भी है, तो वो सब चीज रीजन है। ठीक है, अब बेल इसलिए वही क्या है, पर्पस क्या है बेल का, इंश्योर करना द एक्यूज्ड पर्सन इज नॉट केप्ट इन कस्टडी अननेसेसरी। ठीक है, अननेसेसरीली किसी पर्सन को कस्टडी में नहीं रखना है व्हाइल अवेटिंग द ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन, जब तक ट्रायल के लिए या इन्वेस्टिगेशन चल रहा है अननेसेसरी किसी पर्सन को कस्टडी में नहीं रखना, ये पर्पस है बेल का। ठीक है ना, लेकिन ये भी इंश्योर करना है वो पर्सन ना कहीं पे भाग ना जाए, कोर्ट के सामने आ जाए, कोर्ट का जो भी लॉ है उसका लीगल प्रोसीजर को फॉलो करे, ये भी इंश्योर करना है ना। तो बेल का दोनों पर्पस है ना, एक तो इंश्योर ये करना है नॉट इन कस्टडी, अननेसेसरीली किसी पर्सन को कस्टडी में नहीं रखना है, और हाउएवर इट आल्सो इंश्योर ना, बेल ये भी इंश्योर करता है द पर्सन कंप्लायंस विद द लीगल प्रोसीजर, वो पर्सन क्या करे, कंप्लाई करे, लीगल प्रोसीजर को कंप्लाइज करे। ठीक है ना, ये चीज भी इंश्योर करता है। ठीक है ना, तो बेल का मेन पर्पस दो चीज है ना, एक क्या है, किसी पर्सन को अननेसेसरी कस्टडी में नहीं रखना है अननेसेसरीली, और सेकेंडली क्या चीज है, वो भी इंश्योर करता है बेल, वो पर्सन जो है कंप्लाई करेगा ना, क्या चीज कंप्लाई करेगा, लीगल प्रोसीजर को कंप्लाई करेगा। ठीक है ना, पहले ये मेन पर्पस है बेल का। सेकंड और क्या है, कंडीशन जो है ना, जो अभी बात कर रहे थे हम लोग डेफिनेशन में, कंडीशन द रिलीज ऑफ कंडीशन, जो यहाँ पे रिलीज होगा ना वो कंडीशनल रिलीज होगा। मीनिंग इसका क्या है, द एक्यूज्ड में नीड टू फुलफिल स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन, कुछ ऑब्लिगेशन को फुलफिल करना पड़ेगा, जैसा अपियरिंग इन द कोर्ट ऑन स्पेसिफाइड डेट, कोई डेट फिक्स किया जाएगा, उस डेट में कोर्ट का सामने अपियर होना है, नॉट लिविंग द पार्टिकुलर ज्यूरिडिक्शन विदाउट परमिशन, कोर्ट का बिना परमिशन से विदाउट ज्यूरिडिक्शन नहीं जा सकता, इस तरीके से कंडीशन लगाया जा सकता है। ठीक है ना, ये कंडीशन हो सकता है। थर्डली क्या है इसका, एग्जीक्यूशन ऑफ द, ठीक है ना, बॉन्ड है, द एक्यूज्ड मस्ट बी एग्जीक्यूट बॉन्ड या बेल बॉन्ड, जो है जिस टाइम बेल दिया जाएगा उस पर्सन से, एक्यूज पर्सन से या सस्पेक्टेड ऑफ द कमीशन ऑफ पर्सन, जो है ना कमीशन ऑफ एन ऑफेंस है, उस पर्सन से बॉन्ड दिया जाएगा या बेल बॉन्ड दिया जाएगा। ठीक है ना, बॉन्ड क्या है, बेल बॉन्ड क्या है, वो आगे बात करेंगे हम लोग, जो डेफिनेशन में है अभी देखते हैं ना। पहले जो बेल बॉन्ड है ना, जो सेक्शन 21B जो है बीएनएसएस में बताया गया है, इसका भी सेम वही, बेल करते वक्त बेल बॉन्ड ले लेते हैं ना, तो उसका पर्पस भी सेम हो रहा है ना, किसी पर्सन को रिलीज करना है ना, एग्री करना है उसमें। ठीक है ना, बॉन्ड लेके क्या करना है, टेम्पररीली रिलीज कराना है ना, तो उसके लिए बेल बॉन्ड ले लेते हैं ना।
कुछ चीजों में, कुछ केसेस में बेल बॉन्ड लिया जा सकता है, कुछ में ओनली बॉन्ड भी लिया जा सकता है। तो बेल बॉन्ड क्या है ना, बेल बॉन्ड मीन्स अंडरटेकिंग है फॉर द रिलीज ना, रिलीज के लिए एक अंडरटेकिंग लेना है विथ श्योरिटी। यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, विथ श्योरिटी लिया जाता है ना। श्योरिटी क्या होता है, कोई थर्ड पर्सन है, ठीक है ना, उसका बिहाफ में जो एक्यूज या सस्पेक्टेड ऑफ द कमीशन ऑफ एक्यूज, ठीक है ना, कमीशन ऑफ एन ऑफेंस जो पर्सन है उसका बिहाफ में कोई थर्ड पर्सन गारंटी देता है ना, टू फाइनेंशियल, ठीक है ना, गारंटी दे देता है उस पर्सन का बिहाफ। अगर वो नहीं आएगा तो उसका बिहाफ में ये बंदा, ठीक है ना, कोर्ट को इंश्योर करता है, ठीक है ना, उसका बिहाफ में आ जाएगा या जो भी फाइनेंशियल गारंटी दे देगा ना, तो ये श्योरिटी होता है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट यहाँ पे जो डेफिनेशन में जो चीज बात कर रहा है, मीन्स क्या है, एक अंडरटेकिंग है और जो रिलीज के लिए अंडरटेकिंग रहता है विथ श्योरिटी, है ना। तो कुछ की पॉइंट को हम लोग देखते हैं, जैसा अंडरटेकिंग है, द एक्यूज्ड, ठीक है ना, और गारंटर जो होगा ना, एग्रीज टू सर्टेन टर्म्स है ना। अंडरटेकिंग में क्या है, कुछ टर्म्स को फॉलो करना है, जैसा सच एज अपियरिंग बिफोर द कोर्ट है, कोर्ट के सामने अपियर होना है, अबाइडिंग बाय द लॉ, लॉ को मान के चलेगा, नॉट एब्सकॉन्डिंग, ठीक है ना, कहीं पे भाग नहीं भागेगा इंडिया का बाहर या विद इन इंडिया दूसरा कहीं पे नहीं चला जाएगा, अपने आप कंसील नहीं करेगा, इस तरीके से चीजें ये अंडरटेकिंग किया जाता है, ठीक है ना। और दूसरा चीज जो श्योरिटी है, श्योरिटी क्या है, इज ए थर्ड पार्टी हु प्रोवाइड्स ए फाइनेंशियल गारंटी है टू द कोर्ट ना, कोर्ट को एक फाइनेंशियल गारंटी देता है। दिस मीन्स दे प्रोमिसेस टू पे ए स्पेसिफाइड अमाउंट इफ द एक्यूज्ड फेल्स टू कंप्लाई विद द बेल कंडीशंस ना, बेल का कंडीशन को अगर नहीं मानेगा तो उसका ब्याह में बंदा क्या कर सकेगा, फाइनेंशियल गारंटी देता है ना, वो अमाउंट पे कर देगा कोर्ट में, इस तरीके से कंडीशन, ठीक है ना, होता है श्योरिटी का ब्याह, ठीक है ना, श्योरिटी जो होता है। तो बेल बॉन्ड जब बात करेंगे तो यहाँ पे अंडरटेकिंग प्लस श्योरिटी होना चाहिए, ठीक। और thirdly पर्पस क्या होता है, वही सेम, बेल बॉन्ड इंश्योर द एक्यूज्ड पर्सन टेम्पोररी रिलीज करता है ना फ्रॉम द कस्टडी, कस्टडी से टेम्पोररी रिलीज करना है विदाउट कंप्रोमाइजिंग देयर ऑब्लिगेशन टू कोऑपरेट विद द जुडिशियल प्रोसेस, ठीक है ना, जुडिशियल प्रोसेस का साथ कंप्रोमाइज ना करके, ठीक है ना। तो बेल बॉन्ड इसलिए लिया जाता है, ठीक है, उस पर्सन को रिलीज तो करना है लेकिन जुडिशियल प्रोसेस में क्या नहीं करना है, कंप्रोमाइज भी नहीं करना है, क्योंकि उस पर्सन को ऑब्लिगेशन को मान के चलना है, ठीक है ना, कोर्ट में अपियर होना है या कहीं एब्सकॉन्ड नहीं करना है, इस तरीके से जो भी कंडीशन है उसको भी फुलफिल करना है। तो उसके वजह से क्या कर देते हैं, साथ में श्योरिटी भी देते हैं, जो थर्ड पर्सन उसका बिहाफ में आ जाता है, ठीक है ना। ये बेल बॉन्ड हो गया। इसके बाद जो बॉन्ड है ना, बेल बॉन्ड और बॉन्ड में वही डिफरेंस है, ठीक है ना। यहाँ पे पर्सनल अंडरटेकिंग, बॉन्ड में जो होता है वो पर्सनल अंडरटेकिंग बॉन्ड होता है या अंडरटेकिंग होता है विदाउट श्योरिटी। यहाँ पे श्योरिटी का जरूरत नहीं है, मतलब थर्ड पर्सन का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो डेफिनेशन को हम लोग देखते हैं, यहाँ पे बॉन्ड को आप देख सकते हैं, सेक्शन 21E जो है BNSS में डिफाइन है, बॉन्ड है। बॉन्ड मीन्स क्या करें, एक पर्सनल बॉन्ड है या अंडरटेकिंग है ना, फॉर द रिलीज विदाउट श्योरिटीज। यहाँ पे विदाउट श्योरिटीज है, श्योरिटीज का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बॉन्ड जब कहेंगे तो विदाउट श्योरिटीज, लेकिन बेल बॉन्ड में क्या हो जाएगा, विद श्योरिटीज है। यहाँ पे बॉन्ड जब बात करेंगे सिर्फ पर्सनल बॉन्ड है या अंडरटेकिंग है, ठीक है ना, श्योरिटीज का जरूरत नहीं है। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो है की पॉइंट्स यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, देखिए पहला चीज वही है, यहाँ डेफिनेशन से क्या निकल के आ रहा है, पर्सनल बॉन्ड या अंडरटेकिंग है। पर्सनल बॉन्ड क्या है, एक प्रॉमिस है ना, मेड बाय द एक्यूज्ड। एक्यूज्ड खुद हिमसेल्फ क्या कर रहा है, ठीक है ना, एक्यूज्ड खुद हिमसेल्फ क्या कर रहा है, एक प्रॉमिस कर रहा है ना, उस प्रॉमिस से विदाउट रिक्वायरिंग है फाइनेंशियल, कोई गारंटी का जरूरत नहीं है फ्रॉम थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी से कोई फाइनेंशियल गारंटी का जरूरत नहीं है, मतलब श्योरिटी का जरूरत नहीं है। द एक्यूज्ड एग्री क्या हो जाता है, सर्टेन अमाउंट दे कोर्ट को दे देगा इफ दे फेल्स टू कंप्लाई विद द कंडीशंस, ठीक है ना, सच एज अपियरिंग इन द ट्रायल, ठीक है ना, जैसा भी वो अपियर हो जाएगा ट्रायल में। अंडरटेकिंग दे देता है, साथ साथ में ये भी कंडीशन, वो बाहर नहीं जाएगा कहीं पे या डेट में अपियर हो जाएगा, इस तरीके से कंडीशन जो है वो अंडरटेकिंग भी साथ में दे देगा, ठीक है ना। तो पर्सनल बॉन्ड में क्या हो जाएगा, कोई थर्ड पार्टी का जरूरत नहीं है, एक्यूज खुद प्रॉमिस कर देता है, भाई ये कंडीशन हम फुलफिल कर लेंगे, ठीक है ना, एक गारंटी दे देता है, फाइनेंशियल गारंटी भी दे देता है, थर्ड पार्टी का जरूरत नहीं है। और अंडरटेकिंग साथ में भी दे देता है, जो अंडरटेकिंग में ये भी हो सकता है, जो भी कंडीशन है, ठीक है ना, अपियर कर देगा टाइम में, एब्सकॉन्ड नहीं करेगा, इस तरीके से कंडीशन हो जाएगा। दूसरा पर्पस क्या है, ठीक है ना, बॉन्ड का भी इंश्योर कर देता है एक्यूज टेम्पोररी रिलीज को, सेम चीजें हैं, टेम्पोररी रिलीज को इंश्योर कर देता है व्हाइल गारंटिंग दी कोऑपरेशन विद द लीगल प्रोसीजर ना। तो ये भी गारंटी देता है, लीगल प्रोसीजर को क्या नहीं करेंगे, ठीक है ना, कोऑपरेशन करेंगे लीगल प्रोसीजर के साथ, उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, सच एज अटेंडिंग द कोर्ट, हेयरिंग्स में अटेंड हो जाएगा, एंड नॉट वायलेटिंग द कंडीशन, जो भी कंडीशंस का वायलेशन नहीं करेंगे, ये सब कंडीशन। तो पर्पस अल्टीमेटली क्या है, बेल का पर्पस भी वही है ना, बेल का पर्पस जो भी हम लोग बात कर रहे थे, बेल में क्या करेंगे,
रिलीज भी करना है उस पर्सन को और साथ साथ में कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करना है लीगल प्रोसीजर में ना। और बेल जब देंगे तो बेल का साथ बॉन्ड या बेल बॉन्ड दे दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये टॉपिक में हम लोग जो डिस्कस किया है ना, बेल क्या है और बेल का साथ साथ बॉन्ड क्या है, बेलेबल ऑफेंस एंड व्हाट इज नॉन बेलेबल ऑफेंस, एंड इन दोनों का बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है ना। पहले प्रोविजन से देखते हैं। सेक्शन 21C जो है BNSS का, वो मीनिंग बता रहा है बेलेबल ऑफेंस का एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस का ना। 21C BNSS को देखते हैं। तो बेलेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस विच इज शोन एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल नो। जो फर्स्ट शेड्यूल में बेलेबल है वो ऑफेंस बेलेबल बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट शेड्यूल में किस तरीके से हमें देखना है ना, थोड़ा सा फर्स्ट शेड्यूल को हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट शेड्यूल को आप देखिए, फर्स्ट शेड्यूल में इस तरीके से दिया आपका जो BNSS का बैरक्स है उसका लास्ट में आप जाइए, जाके देख सकते हैं फर्स्ट शेड्यूल को ना। तो फर्स्ट शेड्यूल में किस तरीके से दिया हुआ है आप देखिए। फर्स्ट शेड्यूल में यहाँ पे सेक्शन लिखा हुआ है, ऑफेंस लिखा हुआ है, ये BNSS ऑफेंसेस अंडर दी BNS ना, उसका बारे में बात कर रहा है। सेक्शन उसका पनिशमेंट कितना है, कॉग्निजिबल नॉन कॉग्निजिबल, और ये इस कलम 5 में बताया है बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, ठीक है ना। तो इस कलम को हम देखेंगे यहाँ पे, कौन सा ऑफेंस सेक्शन को देखेंगे, इसके बाद पता चलेगा हमें ये ऑफेंस बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। इस तरीके से ऑफेंस से हम पता कर सकते हैं, ठीक है ना। सेक्शन को देखेंगे वो बेलेबल है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे शोन बेलेबल है तो वो बेलेबल है, यहाँ पे अगर नॉन बेलेबल बता दिया तो नॉन बेलेबल है। इस तरीके से नॉन बेलेबल लिखा है, नीचे बेलेबल लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका फर्स्ट शेड्यूल को हम देख के कर सकते हैं। सेकेंडली फिर दोबारा हम इधर चलते हैं, ठीक है ना। और डेफिनेशन में क्या बात कर रहा है, मीन्स एन ऑफेंस विच इज शोन एज बेलेबल फर्स्ट शेड्यूल और विच इज मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स, ठीक है ना। किसी दूसरा अदर लॉ में अदर देन BNS, मतलब कोई स्पेशल लॉ है, लोकल लॉ है, स्पेशल लॉ फॉर एग्जांपल NDPS है, IT एक्ट है, या किसी भी डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, इस तरीके से जो भी एक्ट आता है उसको स्पेशल लॉ बोलते हैं। या लोकल लॉज हैं लोकल एरियाज़ के लिए, जैसे म्यूनसिपल एक्ट है, टेनेंसी एक्ट, इस तरीके से लोकल एरिया के जो भी क्रिमिनल लॉ है, ठीक है ना। तो उस लॉ में अगर बता दिया ये बेलेबल है तो बेलेबल हो जाएगा। अगर बेलेबल कुछ भी नहीं है तो इसमें कहता है नॉन बेलेबल ऑफेंस मीन्स एनी अदर ऑफेंसेस, मतलब बेलेबल ऑफेंस को छोड़ के बाकी जितना ऑफेंसेस है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस में आ जाएगा। तो ये डेफिनेशन है। अब डिफरेंसेस को हम अलग अलग पर्सपेक्टिव में देखते हैं, ठीक है ना। क्या क्या डिफरेंसेस हो सकता है बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस के बीच में ना, ठीक है। तो उसमें आ जाते हैं हम लोग, क्या क्या डिफरेंसेस है अलग अलग पर्सपेक्टिव में, ठीक है ना। एस्पेक्ट क्या है, पहला एस्पेक्ट अगर हम ले लें, ठीक है ना, बेल जो है एज ए राइट जो है ना, बेल जो है राइट है या नहीं है, ठीक है ना। तो बेलेबल ऑफेंस में अगर हम देखते हैं ना, फर्स्ट डिफरेंसेस हम उसी को लेंगे, ठीक है ना। अगर बेलेबल ऑफेंस में देखते हैं, बेल इज ए मैटर ऑफ राइट है, ठीक है ना। बेल राइट है, कोर्ट का कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, बेल देना ही पड़ेगा। जो सेक्शन 478 BNSS को अगर हम देखते हैं ना, तो उसमें वर्ड यूज़ किया शैल, तो कोर्ट बेल देना ही पड़ेगा कोर्ट को ना, या जो भी अथॉरिटी है उसको बेल देना पड़ेगा, बेल मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस में हम लोग आ जाते हैं, वहाँ पे डिस्क्रिशन, ठीक है ना, कोर्ट हैज़ डिस्क्रिशन टू ग्रांट बेल ना, कोर्ट का पास डिस्क्रिशनरी पावर है, वो दे सकता है नहीं भी दे सकता है। जनरल वो डिपेंडिंग अपन द सिचुएशन क्या है, सर्कमस्टेंसेस क्या है वो देखा जाएगा। जनरल रूल जो है क्या है, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस बालचांद है ना, इसमें मतलब बेल इज़ अ रूल, जेल इज़ एन एक्सेप्शन है ना, बेल लेना चाहिए, ठीक है ना। जनरल रूल क्या है, बेल देंगे हम, ठीक है ना। एक्सेप्शनल सिचुएशन में बेल मना कर सकते हैं। सेक्शन 480 को अगर BNSS को हम देखते हैं, वहाँ पे वर्ड यूज़ किया है, ठीक है ना, मीन्स डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट है, बेल दे सकता है नहीं भी दे सकता है, ठीक है ना। सेकंड डिफरेंस में हम लोग आ जाते हैं, ठीक है ना, जो अथॉरिटी कौन है, ठीक है ना, अथॉरिटी टू ग्रांट बेल, कौन सा अथॉरिटी ग्रांट करेगा ना। तो पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है बेलेबल ऑफेंस में ना, बेल दे सकता है। इवन कोर्ट तो दे ही सकता है, उसका साथ साथ पुलिस ऑफिसर इवन बेलेबल ऑफेंस में क्या कर सकता है, बेल दे सकता है। लेकिन अगर नॉन बेलेबल केस में आ जाते हैं, ओनली कोर्ट्स, ठीक है ना, कोर्ट्स ही ग्रांट करेगा, फिर पुलिस ऑफिसर ग्रांट नहीं कर सकता है नॉन बेलेबल ऑफेंस में, ठीक है ना। ये दो डिफरेंसेस हो गया। थर्ड डिफरेंसेस में हम लोग आएंगे, उसमें नेचर ऑफ द ऑफेंसेस को देखेंगे, ठीक है ना। उस बेसिस में जो भी लेस सीरियस नेचर का ऑफेंसेस है ना, वो क्या हो जाएगा, हमारा बेलेबल ऑफेंस हो जाएगा। लेस सीरियस नेचर ऑफेंस फॉर एग्जांपल असॉल्ट है, क्रिमिनल फोर्स है, छोटा मोटा ऑफेंसेस है,
ठीक है ना, पनिशमेंट भी बड़ा कम होता है इस टाइप का ऑफेंसेस में, वो क्या हो जाएगा, बेलेबल ऑफेंस का कैटेगरीज में आ जाता है। लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंस कौन सा है, जो मोर सीरियस इन नेचर है ना, जहाँ पे सीरियस नेचर का ऑफेंस है, फॉर एग्जांपल मर्डर हो गया, कल्पेबल होमिसाइड हो गया, रेप हो गया आपका, ठीक है ना, डकैती, ठीक है ना, रॉबरी, इस टाइप का जो भी ऑफेंस है सीरियस इन नेचर का ऑफेंस है, ठीक है ना, वो कहाँ पे आ जाएगा, नॉन बेलेबल ऑफेंस में आ जाएगा। ठीक है ना। और एक कॉन्सेप्ट है जो एंटीसिपेटरी बेल का कॉन्सेप्ट है ना, एंटीसिपेटरी मीन्स क्या होता है, जहाँ पे एंटीसिपेशन ऑफ अरेस्ट, जहाँ पे बेल ले लिया जाता है, ठीक है ना, वो कौन देता है, सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट दे सकता है, जो सेक्शन 482 बात करता है ना, तो वो कौन सा, ओनली नॉन बेलेबल केस में जो है एंटीसिपेटरी बेल लिया जाता है, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट जो है एंटीसिपेटरी बेल का, जो नॉन बेलेबल ऑफेंस में है, लेकिन बेलेबल ऑफेंस में कॉन्सेप्ट नहीं है एंटीसिपेटरी बेल का, ठीक है। बेलेबल ऑफेंस क्या है, मैटर ऑफ राइट है ना, तो आपको ऐसा ही बेल मिल जाएगा, एंटीसिपेटरी बेल लेने का ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। ये डिफरेंस हो गया हमारा, 4 डिफरेंसेस हो गया। 5th डिफरेंसेस में अगर हम आते हैं, पनिशमेंट का बेसिस में आते हैं, ठीक है ना। पनिशमेंट का बेसिस में अगर आएंगे तो अदर देन बीएनएस में हम नहीं जाएंगे, अदर देन बीएनएस कोई स्पेशल लॉ है, लोकल लॉ है, जो अभी बात कर रहे थे स्पेशल लॉ, लोकल लॉ है ना, एनडीपीएस हो गया, इस तरीके से आईटी एक्ट हो गया आपका, ठीक है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, ये सब स्पेशल एक्ट है। लोकल लॉ म्यूनिसिपल एरिया के लिए है, मतलब लोकल एरिया के जो भी लॉ होता है, ठीक है, म्यूनिसिपल एक्ट हो गया, इस तरीके से कुछ भी लॉ लेके आ गए वो लोकल लॉ हो जाएगा। तो कोई अदर देन बीएनएस अगर कोई क्रिमिनल लॉ है ना, जहाँ पे पनिशमेंट 3 ईयर्स है, लेस देन 3 ईयर्स है या फाइन है ना, तो वो बेलेबल कैटेगरीज में आ जाएगा, ठीक है ना, बेलेबल ऑफेंस हो जाएगा। लेकिन ऑल अदर ऑफेंसेस जहाँ पे पनिशमेंट 3 ईयर्स है या अपवर्ड्स है, वो नॉन बेलेबल ऑफेंस में आ जाए। ये कहाँ से डिफरेंस है, आप अगर शेड्यूल 1 को देखते हैं ना, शेड्यूल 1 का लास्ट पार्ट में अगर आप जाते हैं, ठीक है ना, उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है ना, उसमें ये चीज़ मेंशन है, ठीक है ना। लास्ट पार्ट में हम लोग आ जाते हैं शेड्यूल 1 का, जहाँ पे ये चीज़ बता रहा है अदर देन बीएनएस ना, बाकी लॉ का बारे में पनिशमेंट का बेसिस में वो डिफ्रेंशिएट किया गया है, कौन सा बेलेबल हो जाएगा, नॉन बेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, जहाँ पे पनिशमेंट क्या है, 3 ईयर्स है, लेस देन 3 ईयर्स है या फाइन है, वो बेलेबल ऑफेंस है। और बाकी 3 ईयर्स अपवर्ड्स हो गया या डेथ हो गया, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो गया, ठीक है ना, वो सब ऑफेंस क्या हो जाएगा, नॉन बेलेबल ऑफेंस में आ जाएगा। कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है ना। स्टार्ट करेंगे प्रोविजंस है ना, सेक्शन 21G जो बीएनएसएस है वो मीनिंग बता रहा है कॉग्निजेबल ऑफेंस का, और सेक्शन 21O जो है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का मीनिंग बात कर रहा है ना। तो सेक्शन में क्या कर रहा है, कॉग्निजेबल ऑफेंस ऐसा ऑफेंस है जहाँ पे पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट, ठीक है ना। पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है जहाँ पे विदाउट वारंट है, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहाँ है, नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट, जहाँ पे पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकता विदाउट वारंट में ना। तो वो हमें कैसा पता चलेगा पुलिस को कौन सा केस में अरेस्ट करना है, ठीक है ना, विदाउट वारंट कौन सा कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। उसके लिए पुलिस को इन अकॉर्डेंस विद फर्स्ट शेड्यूल का हिसाब से जाना पड़ेगा, और एनी अदर लॉ, ठीक है ना, कोई अदर स्पेशल लॉ है या लोकल लॉ का जो क्रिमिनल लॉ है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें फर्स्ट शेड्यूल को देखना पड़ेगा, ठीक है। ये फर्स्ट शेड्यूल को आप देख सकते हैं ना, फर्स्ट शेड्यूल से हमें पता करेंगे, ठीक है ना, कॉग्निजेबल ऑफेंस या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है ना। तो ये फर्स्ट शेड्यूल है, जब देखें तो यहाँ पे अलग अलग कलम दिया हुआ है, जैसा ये बीएनएसएस का अंदर ऑफेंसेस है ना, तो ये सेक्शन है, ये ऑफेंस है, ये पनिशमेंट है, ये कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है ना। तो वो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा, ऑफेंस को देखना है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो इस कलम 4 को हमें देखना पड़ेगा, वहाँ से पता चलेगा कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। दूसरा जो चीज़ है, यहाँ पे 2 वर्ड यूज़ किया गया है, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस वर्ड यूज़ किया गया है, दूसरा वर्ड है कॉग्निजेबल केस वर्ड यूज़ किया गया है ना। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है ना, एक टाइप ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंस जो वर्ड है वो टाइप ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस है, फॉर एग्जाम्पल मर्डर है, किडनैपिंग है, रेप है, ठीक है ना। लेकिन अगर कॉग्निजेबल केस जो बोले ना, तो जब भी कॉग्निजेबल केस के बारे में बात करेंगे तो वो रिफर्स क्या कर रहा है, किसी स्पेसिफिक केस के बारे में बात कर रहा है दैट इन्वॉल्व्स ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, जहाँ पे कॉग्निजेबल ऑफेंस इन्वॉल्व है। फॉर एग्जाम्पल एक्स का मर्डर हुआ है ना ऑन 1 जनवरी 2025 है, ठीक है ना, वो क्या है, एक कॉग्निजेबल केस है। क्यों कॉग्निजेबल केस है, मर्डर क्या है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ठीक है ना। सेम सिचुएशन में यहाँ पे भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वर्ड यूज किया गया है या नॉन कॉग्निजेबल केस वर्ड यूज किया गया है, ठीक है ना। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस सेम है, ठीक है ना, टाइप ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस है। नॉन कॉग्निजेबल
अगर केस का बारे में बात करेंगे तो रिफर्स क्या करेगा, किसी स्पेसिफिक केस का बारे में रिफर्स करेगा जो इन्वॉल्व है कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस इन्वॉल्व है, जहाँ पे वो क्या हो जाएगा, नॉन कॉग्निजेबल केस हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे सेक्शन 174 का अगर सबसेक्शन 4 को हम देखें ना, 174 का सबसेक्शन 4 को आप थोड़ा सा देखें, ठीक है ना, जहाँ पे क्या बात कर रहा है या सबसेक्शन 4 में, वेयर केस रिलेट्स टू 2 और मोर ऑफेंसेस। अगर केस यहाँ पे ऐसा है जहाँ पे 2 और मोर ऑफेंसेस है और एटलीस्ट 1 इज कॉग्निजेबल और उसमें से एक कॉग्निजेबल है, तो पूरा केस को ही कॉग्निजेबल केस मानेंगे, ठीक है ना, नॉट विथ स्टैंडिंग द अदर ऑफेंसेस आर नॉन कॉग्निजेबल। बाकी ऑफेंस अगर नॉन कॉग्निजेबल है तब भी हम पूरा केस को क्या मानेंगे, कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर एक भी ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बाकी जितना भी 5, 10 जितना भी ऑफेंसेस लगा हुआ है ना, वो अगर नॉन कॉग्निजेबल है, लेकिन एक भी अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस साथ में लगा हुआ है, तो पूरा केस को हम क्या मानेंगे, कॉग्निजेबल डीम्ड कर लिया जाएगा, कॉग्निजेबल केस है, ठीक है ना। ये सेक्शन 174 सबसेक्शन 4 बात कर रहा है ना। तो ये हो गया हमारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ना। अब डिफरेंस का बेसिस में हम लोग आते हैं ना, क्या क्या डिफरेंसेस हो सकता है इन दोनों का बीच में ना। तो पहला जो डिफरेंसेस है ना, वही डेफिनेशन से ही हम लेंगे, ठीक है ना। जहाँ पे कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या कर सकता है, पुलिस ऑफिसर अरेस्ट विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। लेकिन अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ठीक है ना, पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है ना। वारंट चाहिए अरेस्ट करने के लिए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में। ये तो डिफरेंस है, ठीक है ना, डेफिनेशन से आ गया। दूसरा जो डिफरेंस है ना, वो सेक्शन 175 से लेंगे हम BNSS का ना। यहाँ पे क्या बात कर रहा है, पुलिस कैन इन्वेस्टिगेट विदाउट प्रायर परमिशन टू द ऑफ द मजिस्ट्रेट ना। पुलिस क्या कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन जो ना वो कर सकता है मजिस्ट्रेट का बिना परमिशन से, प्रायर परमिशन का जरूरत नहीं है। कौन सा केस में, कॉग्निजेबल ऑफेंस में। लेकिन नॉन कॉग्निजेबल अगर ऑफेंस है, पुलिस रिक्वायर प्रायर परमिशन, ठीक है ना, फ्रॉम द मजिस्ट्रेट टू इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस को क्या चाहिए, मजिस्ट्रेट का प्रायर परमिशन चाहिए, ठीक है ना। ये कौन सा केस में, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में। ये सेक्शन 174 का अगर आप लैंग्वेज देख सकते हैं, 175 का जो सबसेक्शन 1 है ना, ठीक है। एनी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन में विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेट एनी कॉग्निजेबल केस ना। कॉग्निजेबल केस में मजिस्ट्रेट का ऑर्डर का बिना भी क्या कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। कौन सा केस में, कॉग्निजेबल केस में, ठीक है ना। लेकिन नॉन कॉग्निजेबल अगर केस है तो प्रायर परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट चाहिए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। ये सेकंड डिफरेंस हो गया। थर्ड डिफरेंस जो हम आएंगे, नेचर का बेसिस में आएंगे, ठीक है ना। जो मोर सीरियस इन नेचर का ऑफेंस है, ठीक है ना, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मर्डर है, रेप है, ठीक है। तो इस टाइप का जो ऑफेंसेस है वो क्या हो जाएगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस में, जो मोर सीरियस इन नेचर, मोर हीनियस इन नेचर का ऑफेंस है। लेकिन लेस सीरियस इन नेचर का ऑफेंस जो है ना, वो क्या है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। फॉर एग्जाम्पल डिफेमेशन है, पब्लिक न्यूसेंस है, इस टाइप का ऑफेंस क्या है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आ जाएगा। थर्ड जो फोर्थ डिफरेंसेस हम लोग देखेंगे पनिशमेंट का बेसिस में ना, पनिशमेंट का बेसिस में डिफरेंस देखेंगे, लेकिन अदर देन BNS में पनिशमेंट का बेसिस में हम डिफरेंस नहीं देखेंगे। अदर देन BNS मीन्स कोई स्पेशल लॉ है या लोकल लॉ है, ठीक है ना, जहाँ पे पनिशमेंट क्या है, 3 इयर्स है या मोर है, 3 इयर्स या मोर है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, कंसीडर हम करेंगे उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस है। लेकिन जहाँ पे पनिशमेंट लेस देन 3 इयर्स है या फाइन ओनली है ना, उस टाइप का केस में क्या हो जाएगा, वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का कैटेगरीज में आ जाएगा, ठीक है ना। ये हम कहाँ से पता किए, फर्स्ट शेड्यूल में पता किए। फर्स्ट शेड्यूल को हम देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट शेड्यूल में भी देखिए 2 पार्ट में डिवाइड है। एक तो ये पार्ट हो गया फर्स्ट शेड्यूल का ऊपर जो ऑफेंसेस अंडर द BNS ना, और बाकी जो पार्ट है अदर देन BNS है ना, फर्स्ट शेड्यूल का एकदम लास्ट में अगर हम जाते हैं, डायरेक्ट देख सकते हैं लास्ट पार्ट में फर्स्ट शेड्यूल का, तो वहाँ पे अगर हम जाते हैं ना, ये BNSS का जितना सेक्शन है अभी हम लोग देख रहे हैं, ये BNSS का ना, BNSS को छोड़ के बाकी अगर लास्ट पार्ट में हम लोग जाते हैं अदर देन BNS, तो वहाँ पे पनिशमेंट का बेसिस में भी एक डिफरेंसेस है। ये देखिए, ठीक है, अदर देन अदर लॉज ना, क्लासिफिकेशन ऑफेंसेस अगेंस्ट अदर लॉज, मतलब BNS को छोड़ के अदर लॉज का बारे में बात करें, तो जहाँ पे पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट फॉर लेस देन 3 इयर्स है या फाइन ओनली है, ये क्या है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे पनिशमेंट 3 इयर्स या अपवर्ड्स है या डेथ पेनल्टी है या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, वो क्या है, कॉग्निजेबल ऑफेंस का कैटेगरीज में आ जाएगा। 21H जो BNSS का ना, वो कंप्लेन का मीनिंग बता रहा है।
मीन्स क्या है, कंप्लेंट मीन्स यानी एलिगेशन है, ठीक है ना, एक एलिगेशन है जो ओरल फॉर्म में भी हो सकता है, रिटन फॉर्म में भी हो सकता है। और ये एलिगेशन किसको, ठीक है ना, मेड टू ए मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट को दिया जा रहा है, ठीक है ना। और पर्पस क्या है, किस पर्पस के लिए दिया जा रहा है, मजिस्ट्रेट एक्शन ले लें, ठीक है ना। और किसका अगेंस्ट में एक्शन ले लें, ठीक है ना, जिस पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया है ना, विद द व्यू टू टेकिंग एक्शन अंडर दिस संहिता दैट सम पर्सन वेदर नोन और अननोन हैज कमिटेड एन ऑफेंस, किसी पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया है। और जिस पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया है वो नोन पर्सन भी हो सकता है, अननोन पर्सन भी हो सकता है, ठीक है ना। तो कंप्लेंट क्या है, कंप्लेन क्या है, मीन्स क्या है, एन एलिगेशन है जो ओरल फॉर्म में भी हो सकता है, रिटन फॉर्म में भी हो सकता है। और ये कंप्लेन मजिस्ट्रेट को किया जा रहा है, ठीक है ना। मजिस्ट्रेट को पर्पस क्या है, मजिस्ट्रेट को क्यों किया जा रहा है, मजिस्ट्रेट एक्शन ले ले, ठीक है ना। और जिस पर्सन का अगेंस्ट में एक्शन लेगा वो पर्सन नोन पर्सन भी हो सकता है, अननोन पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है, कंप्लेन जो है डज नॉट इंक्लूड पुलिस रिपोर्ट, ठीक है ना। कंप्लेन पुलिस रिपोर्ट को इंक्लूड नहीं करता है। अब पुलिस रिपोर्ट क्या है ना, सेक्शन 2T जो है बीएनएसएस का, वो पुलिस रिपोर्ट क्या है ना, वो बात करना है। पुलिस रिपोर्ट क्या है, ये रिपोर्ट है फॉरवर्डेड बाय ए पुलिस ऑफिसर टू ए मजिस्ट्रेट, एक रिपोर्ट है पुलिस जो है फॉरवर्ड करता है मजिस्ट्रेट को अंडर सेक्शन 193 का सबसेक्शन 3 में ना। अब सेक्शन 193 को अगर देखते हैं ना, सबसेक्शन 3 को अगर आप देखें, क्या रिपोर्ट मतलब किस तरीके से रिपोर्ट सबमिट करता है ना, ये देखिए यहाँ पे 193 का सबसेक्शन 3 में क्या है, एज सुन एज द इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीट ना, इन्वेस्टिगेशन जब कंप्लीट हो जाता है, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन शेल फॉरवर्ड इंक्लूडिंग थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन भी टू अ मजिस्ट्रेट इम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस, जिस मजिस्ट्रेट का पास पावर है कॉग्निजेंस देने का पास, उस मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर देता है ना जो रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट को पुलिस रिपोर्ट बोलते हैं, जहाँ पे ये नेम्स बताता है, नेम्स ऑफ द पार्टीज हैं, नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन जो है, नेम्स ऑफ द विटनेसेस के बारे में, सर अपियर टू बी एक्वेंटेड मतलब विटनेस के बारे में बात कर रहा है, वेदर एनी ऑफेंस हैड बीन कमिटेड एंड इफ सो बाय होम, अगर कोई ऑफेंस कमिट हुआ या नहीं हुआ, अगर ऑफेंस कमिट हुआ तो किसने किया है, वेदर एक्यूज्ड हैज बीन अरेस्टेड, ठीक है ना, एक्यूज को अरेस्ट किया गया या नहीं किया गया, बॉन्ड दिया गया या बेल बॉन्ड लिया गया, ये सब चीजें हैं ना, ये पुलिस रिपोर्ट में सबमिट करते हैं ना, इस रिपोर्ट को पुलिस रिपोर्ट बोलते हैं, ठीक है ना। अब आ जाते हैं डेफिनेशन में ना, कंप्लेन का डेफिनेशन क्या करा है, पुलिस रिपोर्ट को इंक्लूड नहीं करेगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन जो है वो क्या बात करना है, ए रिपोर्ट बाय ए पुलिस ऑफिसर इन ए केस व्हिच डिस्क्लोजेस आफ्टर इन्वेस्टिगेशन द कमीशन ऑफ ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस ना। तो अगर रिपोर्ट पुलिस ऑफिसर सबमिट कर रहा है, लेकिन आफ्टर इन्वेस्टिगेशन पुलिस को पता चलता है ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ठीक है ना, उस सिचुएशन में अगर रिपोर्ट जो सबमिट करेगा ना, शैल डीम टू बी ए कंप्लेन, लेकिन उसको क्या माना जाएगा, कंप्लेन माना जाएगा। अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का रिपोर्ट सबमिट कर रहा है, आफ्टर इन्वेस्टिगेशन पुलिस को पता चलता है ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उसका रिपोर्ट अगर सबमिट किया जाएगा तो उसको कंप्लेन ही माना जाएगा। कॉग्निजेबल केस होगा तो कंप्लेन नहीं मानेंगे, लेकिन नॉन कॉग्निजेबल केस का रिपोर्ट सबमिट किया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, कंप्लेन हो जाएगा, डीम टू बी ए कंप्लेन, कंप्लेन माना जाएगा। और यहाँ पे कंप्लेनेंट किसको मानेंगे, पुलिस ऑफिसर बाय हुम सच रिपोर्ट इज मेड शैल बी डीम्ड टू बी ए कंप्लेन। यहाँ पे पुलिस ऑफिसर जिसने रिपोर्ट बनाया उसको क्या माना जाएगा, कंप्लेनेंट माना जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया हमारा कंप्लेन का डेफिनेशन जो है, मीनिंग क्या है ना। अब डिफरेंस में जाने से पहले ना, कंप्लेन और एफआईआर का बीच में क्या डिफरेंसेस है ना, थोड़ा सा सेक्शन को हम देखते हैं। कंप्लेन का सेक्शन जो 223 है उस सेक्शन को हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, और साथ साथ हम लोग सेक्शन एफआईआर का सेक्शन को थोड़ा सा देखेंगे, इसका बाद में डिफरेंसेस में आ जाएंगे, ब्रीफली देखेंगे, उसके लिए अलग सा वीडियो बनेगा कंप्लेन में एफआईआर में, लेकिन आप ब्रीफली देखेंगे डिफरेंस को समझने के लिए ना। तो इसमें आ जाते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये सेक्शन आप देख सकते हैं जो कंप्लेन का है ना, एफआईआर का देख लेते हैं 173 है ना, एफआईआर का सेक्शन है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं ऊपर से। तो 173 आप देखें यहाँ पे, एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस नो, एफआईआर में क्या बता रहा है, एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस का इंफॉर्मेशन है, इररेस्पेक्टिव ऑफ एरिया ना, ये मतलब 0 एफआईआर के बारे में बात कर रहे हैं। और द ऑफेंस इज कमिटेड मे बी गिवन ऑरली और बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो दिया जा रहा है ना, किस ऑफेंस का, कॉग्निजेबल ऑफेंस का, और किसको दिया जा रहा है, ऑफिसर इंचार्ज द पुलिस स्टेशन। और एक इंपॉर्टेंट चीज है,
ठीक है ना। यहाँ पे इररेस्पेक्टिव ऑफ एरिया है, मतलब अगर पुलिस स्टेशन का एरिया भी नहीं है तब भी हम दे सकते हैं, मतलब जीरो एफआईआर का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको यहाँ पे, इसको अलग से हम लोग बाद में डील करेंगे, ठीक है ना। और ये ऑरली भी हो सकता है, रिटर्न फॉर्म में भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक में भी हो सकता है। अब आ जाते हैं हम लोग सेक्शन जो 223 है ना, कंप्लेन का जो डेफिनेशन है उसको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। डिफरेंस को समझने के लिए थोड़ा सा डेफिनेशन हमें देखना ज़रूरी है, ठीक है ना। 223 में आ जाते हैं, ठीक है ना। ये कंप्लेन है, ठीक है ना। अब कंप्लेन का ये डेफिनेशन है सेक्शन 223 है ना, एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेन है। ए मजिस्ट्रेट हैविंग ज्यूरिडिक्शन, पहला चीज है ये कंप्लेन मजिस्ट्रेट को दिया जा रहा है जिस मजिस्ट्रेट का ज्यूरिडिक्शन है। एफआईआर में ज्यूरिडिक्शन का जरूरी नहीं, इररेस्पेक्टिव ऑफ द ज्यूरिडिक्शन है। यहाँ पे मजिस्ट्रेट जो है हैविंग ज्यूरिडिक्शन टू टेकिंग एक्शन, जो मजिस्ट्रेट एक्शन कॉग्निजेंस ले सकता है उस मजिस्ट्रेट का ज्यूरिडिक्शन में जाएंगे। ऑफेन ऑफेंस, ऑफेन ऑफेंस लिखा है, एफआईआर में क्या है कॉग्निजेबल ऑफेंस लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मतलब ऑफेंस लिखा है, इसका मतलब कॉग्निजेबल भी हो सकता है, नॉन कॉग्निजेबल भी हो सकता है, ठीक है ना। ऑफेन ऑफेंस इन कंप्लेन शैल बी एग्जामाइन अपॉन ऑथ ना, और यहाँ पे कंप्लेन जो एग्जामाइन अपॉन द कंप्लेनेंट एंड द विटनेसेस, यहाँ पे ऑथ में क्या किया जाएगा, एग्जामाइन किया जाएगा कंप्लेनेंट को, विटनेसेस अगर कोई प्रेजेंट है उसको भी एग्जामाइन किया जाएगा। और इसके बाद सब्सटेंस जो है उसको रिड्यूस इनटू राइटिंग में किया जाएगा, और यहाँ पे सिग्नेचर कौन करेगा, साइन बाय द कंप्लेनेंट भी सिग्नेचर करेगा, विटनेस भी करेगा, मजिस्ट्रेट भी करेगा, ठीक है ना। ये बेसिक सा डिफरेंसेस है, ठीक है। अब आ जाते हैं ये डेफिनेशन था। अब डिफरेंस में एक एक करके देख लेते हैं हम लोग क्या क्या डिफरेंसेस बन सकता है इन दोनों का बीच में ना। अब कंप्लेन्स क्या है, एक एलिगेशन है ना, और ये एलिगेशन किसको दिया जा रहा है, टू ए मजिस्ट्रेट, ये डेफिनेशन में था। और एफआईआर में क्या है, इंफॉर्मेशन इज गिवन टू एन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। तो कंप्लेन किसको दिया जा रहा है, मजिस्ट्रेट को दिया जा रहा है, और एफआईआर किसको दिया जा रहा है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, पुलिस को दिया जा रहा है ना। तो ये ठीक है ना, सेक्शन 173 जो एफआईआर का है ना। और दूसरा जो डिफरेंसेस है, कंप्लेन किस में देंगे, मे रिलेट टू बोथ कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस भी हो सकता है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस भी हो सकता है, लेकिन एफआईआर मस्ट रिलेट टू कॉग्निजेबल ऑफेंस, ओनली कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही एफआईआर कर सकते हैं ना। कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर सके प्रीवियस वीडियो में ना, तो अगर उसमें डाउट है तो वो वीडियो देख लेना, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का बीच में क्या डिफरेंसेस है ना। थर्ड जो ये सेकंड डिफरेंसेस हो गए। थर्ड डिफरेंसेस क्या है, मजिस्ट्रेट में टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस बेस्ड ऑन द कंप्लेन। मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, कंप्लेन का बेसिस में डायरेक्टली कॉग्निजेंस ले सकता है, ठीक है ना। कंप्लेन का बेसिस में डायरेक्टली सीधा कॉग्निजेंस ले सकता है। कॉग्निजेंस लेना टेक इनटू नोटिस ना, केस को लेना है, ठीक है ना मजिस्ट्रेट। लेकिन एफआईआर से मजिस्ट्रेट कभी डायरेक्टली कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है। मजिस्ट्रेट कैन नॉट टेक कॉग्निजेंस बेस्ड सोनली ऑन एफआईआर। एफआईआर का बेस में डायरेक्टली कंप्लेन कॉग्निजेंस नहीं लिया जा सकता, मजिस्ट्रेट नहीं ले सकते। ये सेक्शन 210 को देखेंगे अगर तो हमें समझ में आ जाएगा ना, मजिस्ट्रेट कौन कौन सा कॉग्निजेंस कहाँ कहाँ से लेते हैं ना। तो सेक्शन 210 में हम लोग आ जाते हैं, थोड़ा सा सेक्शन 210 को देख लीजिए, ठीक है ना। ये सेक्शन 210 को देखिए, कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस बाय मजिस्ट्रेट ना, मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, कॉग्निजेंस ले सकता है। और ये मजिस्ट्रेट जनरली फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है, और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट अगर स्पेशली इंपॉर्ट बाय दी सीजीएम जो है सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को इंपॉर्ट कर सकता है। और वो कंप्लेन कहाँ से, मतलब कॉग्निजेंस कौन कौन सा सिचुएशन में देंगे, अपने रिसीविंग ए कंप्लेन, कंप्लेन से ले सकते हैं। दूसरा पुलिस रिपोर्ट से ले सकते हैं। एंड थर्डली क्या चीज़ है, अपन इन्फॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम एनी पर्सन अदर देन द पुलिस ऑफिसर, इन्फॉर्मेशन से लिया जा सकता है, या मजिस्ट्रेट ओन नॉलेज से भी ले सकता है, जो सोमोटो ले लेता है ना मजिस्ट्रेट। तो ये तीन तरीके से कॉग्निजेंस लिया जा सकता है। तो एफआईआर से डायरेक्टली कॉग्निजेंस नहीं लेंगे। एफआईआर से अगर एफआईआर होगा इसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगा, फिर पुलिस रिपोर्ट सबमिट करेगा, तो मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट से क्या कर सकता है, कॉग्निजेंस ले सकता है, लेकिन एफआईआर से कॉग्निजेंस नहीं लेगा, ठीक है ना। तो कंप्लेन से लेकिन डायरेक्टली क्या कर सकता है, कॉग्निजेंस ले सकता है, ठीक है ना। ये फोर्थ डिफरेंसेस हो गया हमारा, ठीक है ना। थर्ड डिफरेंसेस हो गया। अब फोर्थ में आ जाते हैं, मजिस्ट्रेट एग्जामाइन द कंप्लेनेंट ऑन ऑथ ना। मजिस्ट्रेट ये अभी हमने जो सेक्शन पढ़ा था ना सेक्शन 223 में, वहां पे एग्जामाइन कैसा करेगा मजिस्ट्रेट को, डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ था, मजिस्ट्रेट जो है एग्जामाइन कर सकता है, किसको कर सकता है, कंप्लेनेंट को भी एग्जामाइन कर सकता है, विटनेस अगर कोई है तो विटनेसेस को एग्जामाइन कर सकता है। लेकिन एफआईआर में जो हमने पढ़ा है वो इन्फॉर्मेशन देते हैं डायरेक्ट उसको राइटिंग में, या ओरली देते हैं तो रिड्यूस इनटू राइटिंग में कर लेते हैं, तो उसमें ऑथ नहीं लेता है पुलिस। नो ऑथ इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट व्हेन फाइलिंग एफआईआर। एफआईआर में कोई ऑथ नहीं लिया जाता है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंसेस है
ठीक है ना। इसका अलावा भी और भी डिफरेंसेस हम लोग लिख सकते हैं, जैसा कंप्लेन में जो मजिस्ट्रेट है ना विद इन द ज्यूरिडिक्शन होना चाहिए, लेकिन एफआईआर में, ठीक है ना, इररेस्पेक्टिव ऑफ द ज्यूरिडिक्शन, अगर पुलिस स्टेशन का ज्यूरिडिक्शन नहीं भी है तब भी क्या कर सकते हैं, ठीक है, एफआईआर किया जा सकता है, जिसको जीरो एफआईआर बोलते हैं ना। जीरो एफआईआर का जो कॉन्सेप्ट है पहले से भी था, लेकिन पहले प्रोविजन में नहीं था, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट का जो केसेस का थ्रू आया था, लेकिन डायरेक्टली केस किसी प्रोविजन में नहीं था। अब सेक्शन 173 जो प्रोविजन है उसमें इंक्लूड कर लिया गया बीएनएसएस के अंदर, सीआरपीसी में वो चीज़ नहीं था। इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल है ना। इस टॉपिक का प्रोविजन में जाने से पहले हम थोड़ा समझेंगे इन्वेस्टिगेशन होता क्या है, इंक्वायरी होता क्या है एंड ट्रायल होता क्या है। इन्वेस्टिगेशन जो है वो कौन कंडक्ट करता है, पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करता है, ठीक है ना, या अदर देन पुलिस ऑफिसर कर सकता है। मजिस्ट्रेट किसी अदर पर्सन को भी ऑथराइज कर सकता है, लेकिन मजिस्ट्रेट खुद क्या है, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता है, ठीक है। दूसरा चीज है इसका पर्पस क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन क्यों किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन का जो पर्पस है ना, टू कलेक्ट एविडेंस ना, एविडेंस को कलेक्ट करना है। जब भी एफआईआर होता है ना, या दो तरीके से हम कर सकते हैं, कंप्लेन का थ्रू भी किया जा सकता है ना केस, या एफआईआर का थ्रू करते हैं ना। तो एफआईआर करने के बाद जो पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है ना, और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट का पर्पस पुलिस का होता है क्या है, कलेक्ट एविडेंस को कलेक्ट करना है ना। और ये एविडेंस कलेक्ट होने के बाद इन्वेस्टिगेशन जब कंप्लीट हो जाएगा, पुलिस क्या करेगा, पुलिस रिपोर्ट सबमिट करेगा ना, पुलिस रिपोर्ट सबमिट कर देता है ना। तो ये इन्वेस्टिगेशन का ये काम होता है। दूसरा जो है इंक्वायरी है, ठीक है ना। इंक्वायरी जो है ये कौन कंडक्ट करता है, इधर मजिस्ट्रेट या कोर्ट ना, मजिस्ट्रेट या कोर्ट का तुम्हारा इंक्वायरी किया जाएगा ना। इंक्वायरी का जो पर्पस होता है, ठीक है ना, ये फैक्ट का जो है ना ट्रू है या फॉल्स है ना, इसको असर्टेन करना है, फॉल्स या ट्रू है ना। फर्दर आगे इंक्वायरी ट्रायल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या केस को वहीं से डिसमिस कर दिया जाएगा, ठीक है ना। ये सब चीज़ चेक करने के लिए इंक्वायरी किया जाता है। और इसके बाद जो है ना, इंक्वायरी होने का बाद क्या हो जाता है, अगर ट्रायल फर्दर करना है आगे, ठीक है ना, उसके लिए क्या हो जाएगा, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हो जाएगा, चार्ज फ्रेम किया जाएगा, इसके बाद ट्रायल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। ट्रायल का काम क्या है, अल्टीमेटली पर्पस क्या है ट्रायल का, कौन करता है, कोर्ट करेगा। ट्रायल जो है कंडक्टेड बाय द कोर्ट। और इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस ये होता है, ठीक है, इनोसेंस या गिल्ट को प्रूफ करना है। अल्टीमेटली इनोसेंस या गिल्ट को प्रूफ करना है, और लास्ट में क्या कर देंगे, अगर गिल्टी होगा तो कन्विक्शन हो जाएगा, इनोसेंस होगा तो एक्विटल हो जाएगा, ठीक है ना। ये बेसिक सा चीज़ें हैं। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं प्रोविजन में ना। अब प्रोविजन में अगर देखें आप, इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी जो है ये दोनों प्रोविजन में दिया हुआ है, ठीक है ना, जो सेक्शन 2 में, लेकिन ट्रायल जो है उसको डिफाइन नहीं किया है। तो ये इन्वेस्टिगेशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं ना। सेक्शन जो 2(1) का एल है ना बीएनएसएस का, वो डिफाइन कर रहा है इन्वेस्टिगेशन को, इसमें तरह इंक्लूड कर रहा है ना, क्या प्रोसीडिंग है ये, ठीक है ना, प्रोसीडिंग अंडर दिस संहिता फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस। इसका पर्पस क्या है, एविडेंस को कलेक्ट करना है। और ये कंडक्ट कौन करेगा, बाय द पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर करेंगे, या और बाय एनी पर्सन अदर देन मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट खुद नहीं कर सकता, लेकिन एनी पर्सन हु इज ऑथराइज बाय द मजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ। मजिस्ट्रेट किसी दूसरे पर्सन को ऑथराइज कर सकता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, लेकिन मजिस्ट्रेट खुद इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। तो इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, जनरली पुलिस ऑफिसर ही करेगा, या कोई अदर पर्सन भी हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन वो ऑथराइज बाय द मजिस्ट्रेट होगा। लेकिन मजिस्ट्रेट खुद क्या नहीं कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता है, ठीक है ना। सेकंड हम लोग आ जाते हैं जो इसका बीएनएसएस में एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन में क्या बात कर रहा है, वेर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ स्पेशल एक्ट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता ना, कोई भी स्पेशल एक्ट है ना, अगर कोई भी स्पेशल एक्ट है तो स्पेशल एक्ट का साथ बीएनएसएस का अगर इनकंसिस्टेंट हो जाता है, ठीक है ना, तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, वो स्पेशल एक्ट जो है वो प्रिवेल करेगा, ठीक है ना। ये डेफिनेशन था हमारा। तो इन्वेस्टिगेशन अल्टीमेटली क्या है, कौन कंडक्ट कर रहा है, पुलिस ऑफिसर या एनी अदर पर्सन ऑथराइज बाय द मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट खुद नहीं कर सकता है, ठीक है ना। और इन्वेस्टिगेशन जो है वो नॉट है जुडिशियल प्रोसीडिंग है, बाकी इंक्वायरी और ट्रायल दोनों जुडिशियल प्रोसीडिंग है। तो इन्वेस्टिगेशन जब भी करेंगे पुलिस या अदर पर्सन, ऑथ नहीं लेंगे। जुडिशियल प्रोसीडिंग में क्या होता है, ऑथ लिया जाता है, इन्वेस्टिगेशन में ऑथ नहीं लिया जाएगा। और इसका पर्पस क्या है, इन्वेस्टिगेशन क्यों करेंगे, टू कलेक्ट एविडेंस।
और अल्टीमेटली एविडेंस कलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, ठीक है ना, इन्वेस्टिगेशन जब कंप्लीट हो जाएगा पुलिस रिपोर्ट सबमिट किया जाएगा, किसका सामने, मजिस्ट्रेट का सामने सबमिट किया जाएगा। ये हमारा इन्वेस्टिगेशन था। दूसरा जो टर्म है वो इंक्वायरी है, ठीक है ना, सेक्शन 2(1)(k) में है BNSS का। इसमें बता रहे इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस संहिता बाय द मजिस्ट्रेट और कोर्ट। इंक्वायरी कौन कंडक्ट करेगा, सिर्फ ये बता रहा है जो भी ट्रायल को छोड़कर बाकी जो भी प्रोसीडिंग है वो क्या हो जाएगा, इंक्वायरी हो जाएगा। और वो ये कंडक्ट कौन करेगा, इधर मजिस्ट्रेट या कोर्ट का थ्रू करेगा, ठीक है ना। इसका बाद जो है इस चीज़ को देखते हैं ना, बेसिस पर्पस क्या है इंक्वायरी का। इंक्वायरी सर्टेन ट्रूथ और फॉल्सिटी ना, वही करेगा, ट्रूथ या फॉल्सिटी है किसी सर्टेन फैक्ट्स को ना, फैक्ट इन ऑर्डर टू प्रोसीड फर्दर, ठीक है ना, अंडर दिस संहिता, ठीक है ना। फर्दर क्या करना है, ट्रायल में जाना है या वहीं से डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना, या कमिटल करेंगे ट्रायल के लिए, वो सब चीज़ चेक करने के लिए, फैक्ट को चेक करने के लिए, वो ट्रू है या फॉल्स है, इस चीज़ को चेक करने के लिए इंक्वायरी कंडक्ट करता है। कौन करता है, मजिस्ट्रेट या कोर्ट का थ्रू, ठीक है ना, इंक्वायरी कंडक्ट किया जाएगा। थर्ड जो है ट्रायल है ना, इसको BNSS का सेक्शन 2 का अंदर ट्रायल वर्ड को डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है ना। द टर्म ट्रायल हैज नॉट बीन डिफाइन इन दिस संहिता, मतलब BNSS का अंदर डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन ये डिटरमाइन क्या कर देता है, गिल्टी को या इनोसेंस को डिटरमाइन करता है, ठीक है ना। अल्टीमेटली एंड्स क्या हो जाएगा, ठीक है ना, ट्रायल जो है, ट्रायल कंडक्ट होने के बाद जब भी कोर्ट का सामने आएगा वो ट्रायल कंडक्ट होगा। ट्रायल कंडक्ट में किस वजह से ट्रायल किया जा रहा है, इनोसेंस है या गिल्टी है, एक्यूज जो है जिसका अगेंस्ट में चार्ज लगा है वो इनोसेंस है या गिल्ट है, इसको प्रूव करने के लिए ट्रायल कंडक्ट किया जाता है। अल्टीमेटली जब ट्रायल कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद क्या हो जाएगा, इधर एक्विटल या कन्विक्शन, ठीक है ना। अगर वो बंदा गिल्टी पाया जाएगा, ठीक है ना, तो कन्विक्ट हो जाएगा, गिल्टी नहीं होगा तो एक्विटल हो जाएगा, उसको रिलीज कर देंगे, एक्विटल मतलब रिलीज कर देंगे, या कन्विक्शन में क्या हो जाएगा, उसको सेंटेंस किया जाएगा। इसका मतलब कन्विक्शन होने के बाद सेंटेंस का हियरिंग बाद में होता है, ठीक है ना, ये चीज़ याद रखने का है। कन्विक्शन होता है जजमेंट में, इसका बाद जो है कन्विक्शन होने के बाद सेंटेंस का हियरिंग अलग से हो जाएगा, कितना सेंटेंस होना चाहिए, ठीक है ना। ये ट्रायल आपका हो गया, ठीक है ना। ये 3 स्टेज था हमारा, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल जो है। और ये जो है इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंडक्ट करता है पुलिस, ठीक है ना, या अदर पर्सन ऑथराइज बाय द मजिस्ट्रेट, ठीक है ना। मजिस्ट्रेट खुद नहीं कर सकता है, लेकिन बाकी दोनों मजिस्ट्रेट कर सकता है। और इन्वेस्टिगेशन जो है वो नॉट ए जुडिशियल प्रोसीडिंग है, लेकिन इंक्वायरी एंड, ठीक है ना, ट्रायल दोनों जुडिशियल प्रोसीडिंग है। इसका मतलब इंक्वायरी और ट्रायल में ऑथ लिया जा सकता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में ऑथ नहीं लिया जाएगा। अब डिफरेंस को समझते हैं हम लोग, क्या क्या डिफरेंसेस हो सकता है इनका बीच में ना। पहला जो डिफरेंसेस अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे ना, ये कौन कंडक्ट करेगा, पुलिस ऑफिसर करेगा या एनी अदर पर्सन ऑथराइज बाय द मजिस्ट्रेट ना, ये तो डिफरेंस हो जाएगा पहला वाला। कंडक्ट कौन करेगा, इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कौन करेगा, पुलिस ऑफिसर या मजिस्ट्रेट कंडक्ट करेगा, तो सॉरी मजिस्ट्रेट नहीं, एनी अदर पर्सन ऑथराइज बाय द मजिस्ट्रेट। लेकिन जो इंक्वायरी है वो कंडक्टेड बाय द मजिस्ट्रेट या कोर्ट का थ्रू, ठीक है ना, इंक्वायरी हो जाएगा। लेकिन ट्रायल ओनली कोर्ट, ठीक है ना, ट्रायल सिर्फ कोर्ट कर सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे मजिस्ट्रेट जो है ना, ये कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकता है इंक्वायरी, है ना, लेकिन ट्रायल जो है सिर्फ कोर्ट का ही सामने हो सकता है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी कर ले, कोई भी मजिस्ट्रेट यहाँ पे आ जाता है टाउन में, लेकिन ट्रायल जो है सिर्फ कोर्ट का ही सामने ट्रायल हो जाएगा, ठीक है ना। ये फर्स्ट डिफरेंसेस हो गया हमारा। सेकेंड जो डिफरेंसेस में क्या आ जाता है, पर्पस का बेसिस में हम डिफरेंस देख सकते हैं। पर्पस क्या है, टू कलेक्ट एविडेंस। इन्वेस्टिगेशन का पर्पस क्या है, एविडेंस को कलेक्ट करना है। लेकिन इंक्वायरी का जो पर्पस है, डिटरमाइन क्या करना है, ट्रूथ या फॉल्सिटी ऑफ सर्टेन फैक्ट्स ना, इस फैक्ट्स का ट्रू या फॉल्सिटी को निकालना है, ये पर्पस है हमारा इंक्वायरी का, ठीक है ना। सर्टेन फैक्ट्स विद व्यू टू टेकिंग फर्दर एक्शन, लेना है या नहीं लेना उस चीज़ के लिए। और ट्रायल का पर्पस क्या है, तो डिटरमाइन द गिल्टी को या इनोसेंस को, ठीक है, ऑफ द एक्यूज ना, एक्यूज का गिल्ट है या इनोसेंस है उस चीज़ को, ठीक है ना, देखने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए क्या करते हैं, हम ट्रायल करते हैं। इसके बाद थर्ड डिफरेंसेस में आ जाते हैं, क्या है, जो इन्वेस्टिगेशन इज नॉट ए जुडिशियल प्रोसीडिंग, ठीक है ना। इन्वेस्टिगेशन इज नॉट ए जुडिशियल प्रोसीडिंग, इन्वेस्टिगेशन एक एग्जीक्यूटिव या हम लोग क्या बोल सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग है, जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है, ठीक है ना। क्रिमिनल प्रोसीडिंग में आ जाएगा, लेकिन जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है। जुडिशियल प्रोसीडिंग में क्या होता है, ऑथ लिया जाता है, ठीक है ना। लेकिन इंक्वायरी में क्या है, जुडिशियल प्रोसीडिंग है, ट्रायल भी जुडिशियल प्रोसीडिंग, इसका मतलब इसमें भी ऑथ लिया जा सकता है, इस प्रोसीडिंग में भी ऑथ लिया जा सकता है, ठीक है। इसका बाद जो है
डिफरेंस और क्या हो सकता है, फर्दर जो डिफरेंसेस हैं, रिजल्ट क्या हो जाएगा ना, इन्वेस्टिगेशन का क्या रिजल्ट हो सकता है, ठीक है ना। इन्वेस्टिगेशन का जो रिजल्ट है पुलिस रिपोर्ट है, ठीक है ना। पुलिस रिपोर्ट दो टाइप का हो सकता है, इधर ये चार्जशीट हो जाए या क्लोजर रिपोर्ट, ठीक है ना। पुलिस रिपोर्ट जो है आफ्टर इन्वेस्टिगेशन जब कंप्लीट हो जाएगा पुलिस रिपोर्ट सबमिट किया जाएगा, और पुलिस रिपोर्ट में इधर वो क्लोजर रिपोर्ट या चार्जशीट, मतलब जहाँ पे एविडेंस मिलता है ना, चार्ज लगाए एविडेंस मिल जाएगा, तो उस सिचुएशन में एक्यूज का अगेंस्ट में जहाँ पे एविडेंस मिलेगा वहाँ पे चार्जशीट सबमिट करेंगे, और जहाँ पे कुछ भी एविडेंस नहीं है तो पुलिस क्या कर सकते हैं, क्लोजर रिपोर्ट सबमिट करते हैं, ठीक है ना। ये रिजल्ट है इन्वेस्टिगेशन का, अल्टीमेटली पुलिस रिपोर्ट सबमिट करना है। इंक्वायरी का क्या रिजल्ट है, इधर वो डिसमिसल ऑफ द कंप्लेन किया जाएगा, ठीक है ना। एक्चुअली क्या हो जाएगा, इंक्वायरी के बाद इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट किया जाएगा, उस रिपोर्ट से क्या हो सकता है, डिसमिसल ऑफ द कंप्लेन हो सकता है, या डिस्चार्ज कर देंगे केस को, या अगर केस में लग रहा है केस चलना चाहिए अगर ट्रायल में, तो कमिटल फॉर द ट्रायल ना, केस ट्रायल में चला जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर केस में कुछ भी इस तरीके से फैक्ट नहीं है जहाँ पे केस आगे बढ़ सकता है, तो उस सिचुएशन में डिसमिसल ऑफ द कंप्लेन हो सकता है, या कि उसको डिस्चार्ज किया जा सकता है, वहीं से ट्रायल स्टेज में नहीं जाएगा। लेकिन अगर ट्रायल स्टेज में जाएगा तो इंक्वायरी के बाद फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हो जाएगा, ट्रायल में आ जाएगा, ठीक है ना। और ट्रायल का अल्टीमेटली क्या रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है ना, एक्विटल या कन्विक्शन। ट्रायल में अगर वो बंदा, ठीक है ना, नॉट गिल्टी है तो एक्विटल हो जाएगा, अगर गिल्टी है तो कन्विक्शन हो जाएगा। टॉपिक है हमारा समन केसेस एंड वारंट केसेस है। डेफिनेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो समन केसेस का डेफिनेशन सेक्शन 21X BNSS में दिया हुआ है, एंड वारंट केस का जो डेफिनेशन है सेक्शन 21Z जो BNSS में दिया हुआ है ना। तो समन केसेस का जो डेफिनेशन है उसमें बता रहा था, मीन्स ए केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस है ना, रिलेटिंग ऑफेंस से रिलेटेड केस है, लेकिन जो नॉट बीइंग ए वारंट केस, जो वारंट केस नहीं है, ठीक है ना। तो पहले वारंट केस का डेफिनेशन को देखेंगे, फिर समन केस में आते हैं। वारंट केस का डेफिनेशन में क्या बता रहा, मीन्स ए केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस, ऑफेंस से रिलेटेड है, जो पनिशेबल विद डेथ है, या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, या इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 2 years है, ठीक है ना। जहां पे इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म एक्सीडिंग 2 years है, या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, या डेथ पेनल्टी है, ठीक है ना, इस तरीके से अगर ऑफेंस है तो वो वारंट केस में आ जाएगा, ठीक है ना, वारंट केस का डेफिनेशन में आ जाएगा। तो वारंट केस क्या है, जो ज्यादा सीरियस नेचर का ऑफेंस है वो वारंट केस है, ठीक है ना। लेकिन अगर समन केस जो है क्या बता रहा है, अदर देन जो वारंट केस है वो समन केस आ जाएगा। तो जो जहां पे पनिशमेंट अप टू 2 years हो जाएगा ना, वो समन केस में आ जाएगा, और वो लेस सीरियस इन नेचर का ऑफेंस है, ठीक है ना, वो समन केस है। तो समन केस को हम क्या बोल सकते हैं, ये लेस सीरियस इन नेचर का ऑफेंस है, और जो पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years है, जहां पे इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years है, वो समन केस है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन जो दिया हुआ है BNSS का सेक्शन 21 में, जो दिया हुआ है X में जो समन केसेस दिया हुआ है, 21Z में, ठीक है ना, वारंट केस का डेफिनेशन दिया हुआ है, ठीक है ना। इससे बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो डिफरेंसेस है उससे अच्छे से समझेंगे दोनों का बीच में क्या डिफरेंस है। लेकिन इससे पहले एक चीज यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये जो टॉपिक है ना, इससे बड़ा क्वेश्चन आता है, जब प्रीलिम्स में भी डायरेक्ट डेफिनेशन से क्वेश्चन आ जाता है। ये MP में आया था 2015, 27 में, इस तरीके से बहुत बार अदर स्टेट में भी आया है, ठीक है ना। समन केसेस का मीनिंग क्या बता रहा है, पूछ रहा है, केस रिलेटिंग टू ए इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म एक्सीडिंग 2 years, एक्सीडिंग 2 years नहीं है, ये मैं एक्सटेंड टू 2 years है ना, एक्सीडिंग 2 years है, तो ये वारंट केस में आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे। सेम इस तरीके से वारंट केस का भी मीनिंग पूछा गया है, ठीक है ना। पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट, ठीक है ना, ये कॉग्निजेबल का डेफिनेशन है। इन विच कोर्ट द फर्स्ट इंस्टेंस शैल इश्यू ए वारंट फॉर द अरेस्ट अगेंस्ट द एक्यूज्ड। वारंट केस में वारंट भी इशू कर सकता है, समन भी इशू कर सकता है, लेकिन ये डेफिनेशन इसलिए नहीं होगा। तो इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग, तो ये नॉट एक्सीडिंग हो जाएगा, ये समन केस का डेफिनेशन बता रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन डी है, जहां पर रिलेटिंग टू डेथ है, या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, या इम्प्रिजनमेंट टर्म एक्सीडिंग 2 years है ना, तो ये डी आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है ना। अब आ जाते हैं जो कॉन्सेप्ट में ना, डिफरेंस का बेसिस में हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है ना। दोनों में क्या डिफरेंस है, एक डिफरेंस अभी हमने जो डिस्कस किया है ना, ये एक डिफरेंस हो जाएगा, जो डेफिनेशन का बेसिस में हम लोग ले लेंगे, ठीक है ना। समन केस जो है ये लेस सीरियस इन नेचर का ऑफेंस है ना, जहां पे लेस सीरियस इन नेचर का ऑफेंस है, और जहां पे पनिशमेंट क्या है, इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years है, ये समन केस हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन वारंट केस जो है ये सीरियस इन नेचर का ऑफेंस है, जहां पे पनिशेबल क्या है, डेथ या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है,
या इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर्स, ठीक है ना, 2 ईयर्स से ज्यादा है तो वो वारंट केस में आ जाएगा, लेकिन अप टू 2 ईयर्स है तो वो समन केसेस में आ जाएगा, ठीक है ना। ये डिफरेंस कहां से लिया हमने, डेफिनेशन से, ये डिफरेंस, ये बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। इसका बाद जो डिफरेंसेस अलग अलग तरीके से, एक समन केसेस जो होता है ना, सेक्शन 227 हमें बताता है समन केसेस में क्या होता है, दी कोर्ट शैल इशू समन, कोर्ट क्या कर सकता है, समन इशू करेगा, कोर्ट शैल इशू समन, समन ही इशू करेगा समन केसेस में। लेकिन वारंट केस में कोर्ट में, ठीक है ना, मैं लिखा है, इसका मतलब कोर्ट क्या कर सकता है, इधर वारंट इशू कर सकता है या समन इशू कर सकता है, ठीक है ना। ये सेक्शन 227 को हम लोग यहां से देख लेते हैं, अब डायरेक्ट में देख सकते हैं सेक्शन 227 को ना, ये देखिए इसका डेफिनेशन, इन दी ओपिनियन ऑफ द मजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस, अगर उसको क्या है सफिशिएंट ग्राउंड है तो वो क्या कर सकता है, इशू प्रोसेस कर सकता है। समन केस अगर है, ही शैल इशू ए समन, ठीक है ना, वो क्या करेगा, समन ही इशू करेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर वारंट केस है, ही में लिखा हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं, वारंट इधर वारंट कर सकता है और इफ ही थिंक्स फिट समन, तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट का क्या हो जाएगा, डिस्क्रिशनरी पावर हो जाएगा। वारंट केस अगर है तो इधर वारंट इशू कर सकता है या समन इशू कर सकता है, लेकिन समन केसेस में क्या है, समन ही इशू करना है, ये जनरल रूल है। एक एक्सेप्शन जो है समन केसेस में जहां पे वारंट इशू किया जा सकता है, ये सब सेक्शन 5 को अगर आप देखते हैं जो सेक्शन 90 है, ठीक है ना, जहां पे चांसेस है एक्यूज जो एब्सकॉन्ड हो जाएगा, ठीक है ना, या जहां पे ऑलरेडी एक्यूज को समन भेजा गया है, ठीक है ना, ड्यूली सर्व भी हो गया, ये प्रूफ हो जाता है, इसका बाद भी नहीं आता है, तो उस सिचुएशन में वारंट इशू किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये पहला डिफरेंसेस है हमारे समन और वारंट का बीच में, ठीक है ना, जो सेक्शन 227 में बता रहा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। इसके बाद ट्रायल का बेसिस में और भी कुछ चीजें हम लोग देख सकते हैं, डिफरेंसेस हैं दोनों का बीच में। जो समन केसेस है ना, उसमें क्या हो सकता है, जो चार्ज फ्रेमिंग है, फ्रेम ऑफ फॉर्मल चार्ज जो है वो नॉट नेसेसरी है। समन केसेस में फ्रेमिंग ऑफ फॉर्मल चार्ज जो है वो जरूरी नहीं है, फ्रेम नहीं भी करेंगे तब भी चल जाएगा। जो सेक्शन 274 हमें बात कर रहा है, यहाँ पे आप सेक्शन 274 को देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेक्शन 274 है ना, यहाँ पे लास्ट में लिख रहा है प्लीड्स गिल्टी और एनी अदर डिफेंस, अगर वो डिफेंस, बट इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू मेक ए, ठीक है ना, नेसेसरी टू फ्रेम है फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज जो है फ्रेम करना है जरूरी नहीं। ये प्रीलिम्स में भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है ना, इस कॉन्सेप्ट को हमें इसलिए देखना है, यहाँ से मैं इसलिए दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। प्रीलिम्स में इस टाइप का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लेता है। तो यहाँ पे समन केस अगर है तो फ्रेमिंग ऑफ फॉर्मल चार्ज जो है वो जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी है। लेकिन अगर वारंट केस है, इट शैल बी नेसेसरी टू फ्रेम फॉर्मल, ठीक है ना, चार्ज फ्रेम करना ही पड़ेगा वारंट केस अगर है। जैसा सेक्शन 263 को हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे वर्ड शैल यूज क्या है आप देख सकते हो, यहाँ पे सेक्शन 263 को देख लो, ठीक है, यहाँ पे देखिए, ठीक है, पनिशमेंट, ही शैल फ्रेम इन राइटिंग ये चार्ज अगेंस्ट दी एक्यूज, एक्यूज के अगेंस्ट में क्या करना पड़ेगा, शैल लिखा हुआ है, चार्ज में फ्रेम करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये भी एक डिफरेंस है इंपॉर्टेंट जो है, समन केसेस का ट्रायल जो होता है वहां पे फ्रेमिंग ऑफ फॉर्मल चार्ज जो है नेसेसरी नहीं है, लेकिन वारंट केस का ट्रायल में क्या हो जाएगा, फ्रेमिंग ऑफ फॉर्मल चार्ज जो नेसेसरी है। इसका बाद सेंटेंस का जो हेयरिंग होता है, कन्विक्शन होने के बाद, जब एक्यूज गिल्टी हो जाता है, ठीक है ना, तो वो कन्विक्शन होता है, ठीक है ना। अगर एक्यूज नॉट गिल्टी है तो एक्विटल है। तो कन्विक्शन होना और सेंटेंस देना दोनों अलग चीज है। कन्विक्शन गिल्टी है और सेंटेंस मतलब पनिशमेंट, कितना दिन वो उसका जेल होगा ना, उसको बोलते हैं। तो सेंटेंस का जो हेयरिंग होता है ना, सेंटेंस का हेयरिंग क्यों होता है, सेंटेंस के कितना देना है, क्योंकि ज्यादातर पनिशमेंट क्या लिखा रहता है, नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स, नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर्स, इस तरीके से मैक्सिमम पनिशमेंट लिखा रहता है। तो इसलिए सेंटेंस का हेयरिंग भी जरूरी है। लेकिन क्या होता है, समन केस क्या होता है, अप टू 2 ईयर्स का, ज्यादा सीरियस इन नेचर का नहीं है, लेस सीरियस इन नेचर का। तो यहाँ पे जो सेंटेंस का हेयरिंग है ना, ये कंपलसरी नहीं है। सेंटेंस हियरिंग इज नॉट नेसेसरी। सेंटेंस हियरिंग ना करके सीधा कोर्ट क्या कर सकता है, डायरेक्टली इंपोज अ सेंटेंस कर सकता है। आफ्टर कन्विक्शन के बाद कोर्ट सीधा विदाउट हियरिंग दी सेंटेंस हियरिंग, जरूरी नहीं, कोर्ट सुन सकता है लेकिन कंपलसरी नहीं है, कोर्ट ना सुन के भी क्या कर सकता है, सेंटेंस दे सकता है। ये सेक्शन 278 जो है क्लोज टू हमें बता रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है ना। इसका अगर लैंग्वेज हम देखें, सेक्शन 278 का क्लोज टू का ना, wherein the magistrate does not proceed, ठीक है ना, in accordance with section 361 he shall, if he find the accused guilty, pass sentence upon him according to law। अगर उसने गिल्टी पाया तो सेंटेंस डायरेक्टली लॉ का हिसाब से दे सकता है। ये कौन सा केस में बात कर रहा है,
ये समन केसेस में। लेकिन अगर वारंट केस का अगर प्रोसीजर को हम लोग देखते हैं, जो सेंटेंस आफ्टर कन्विक्शन जो है गिल्टी अगर पाया जाता है तो उस सिचुएशन में सेंटेंस का हियरिंग होता है, ठीक है ना। सेंटेंस हियरिंग इज नेसेसरी, ए सेपरेट हियरिंग ऑन द सेंटेंस इज कंडक्टेड आफ्टर कन्विक्शन। कन्विक्शन होने का बाद क्या हो सकता है, सेपरेट हियरिंग होता है, ठीक है ना। ये सेक्शन को अगर हम लोग देखते हैं ना, जो सेक्शन 271 का क्लोज टू है ना, उसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे सेंटेंस का हियरिंग अलग से हो जाता है, जरूरी है। यहाँ पे वर्ड शैल यूज किया है 271 का क्लोज टू को देखिए आप। वायर इन द केस, ये कौन सा केस है, ठीक है ना, वारंट केसेस है। वायर इन द केसेस अंडर दिस चैप्टर द मजिस्ट्रेट फाइंड दैट एक्यूज्ड गिल्टी बट डज नॉट प्रोसीड अंडर सेक्शन 364 या 401 में नहीं आ रहा। आफ्टर हियरिंग द एक्यूज्ड ऑन द क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस, तो सेक्शन सेंटेंस में क्या करना पड़ेगा, एक्यूज को सुनना पड़ेगा, इसका बाद सेंटेंस पास करेंगे, ठीक है ना, ये जरूरी है। तो वारंट केस हो गया या कोर्ट ऑफ सेशन का सामने अगर ट्रायल होगा ना, सेशन कोर्ट का सामने अगर ट्रायल होगा तो सेंटेंस का जो हियरिंग है वो जरूरी है। लेकिन समन केसेस में सेंटेंस का हियरिंग जरूरी नहीं, नॉट कंपलसरी है, लेकिन वारंट केस में कंपलसरी। ये डिफरेंस हो गया। इसके बाद और भी डिफरेंसेस देख सकते हैं हम लोग। जैसा वारंट केसेस है ना, इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है वारंट केस को कन्वर्ट करके समन केस में कन्वर्ट कर दे, ठीक है ना, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। लेकिन समन केसेस को हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं वारंट केस में। कौन सा सिचुएशन में, जहां पे समन केसेस को वारंट केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जहां पे पनिशेबल कहा है इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 6 मंथ्स, जहां पे इम्प्रिजनमेंट कितना होना चाहिए, मिनिमम 6 मंथ होना चाहिए। समन केस क्या है, अप टू जहां पे 2 years है ना, तो लेकिन समन केस को अगर वारंट केस में कन्वर्ट करना है तो पनिशमेंट जहां पनिशेबल विद 6 months और मोर होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा चीज, मजिस्ट्रेट को लगता है दैट इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए इस केस को, समन केसेस को हमको वारंट केस में कन्वर्ट करना है, तो उस सिचुएशन में मजिस्ट्रेट कर सकता है। ये सेक्शन 282 में बात कर रहा है। सेक्शन 282 को आप देख लीजिए यहां से, ठीक है। सेक्शन 282 में यह दिया हुआ है, ठीक है ना। व्हेन इन द कोर्स ऑफ द ट्रायल ऑफ समन केसेस का जब भी ट्रायल चलेगा रिलेटिंग टू ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 6 months और मजिस्ट्रेट को लग रहा है इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में, तो उस सिचुएशन में मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, कन्वर्ट कर सकता है। पावर ऑफ द कोर्ट टू कन्वर्ट समन केसेस इनटू वारंट केस ना, तो उस सिचुएशन में कन्वर्ट कर सकता है।